वेलकम क्लासेस। सीडीपी पे एनईपी पे हम लोग डिस्कस कर रहे थे ना। एनईपी 2020 कल क्वेश्चन नंबर 30 तक कंप्लीट किया था। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 31 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। चलिए अपना टाइम वेस्ट किए बगैर। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 रिकमेंड्स द स्टडी ऑफ क्लासिकल लैंग्वेज एज, यानी कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 शास्त्रीय भाषाओं के अध्ययन की सिफारिश डैश के रूप में करती है। तो यह एक अतिरिक्त विकल्प यानी कि एन एडिशनल ऑप्शन के लैंग्वेज उस पर करती है। ठीक है, और एनईपी 2020 प्रपोजेस दैट, यानी कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 यह प्रस्ताव रखती है कि प्राथमिक कक्षाओं में बच्चों को उनके घर की या स्थानीय भाषाओं में पढ़ाया जाना चाहिए। आई थिंक ये तो बहुत अब बेसिक सी बात हो गई है जो आप लोगों को समझ में अब तक आ चुकी होगी। What should be the underlying principle for assessment according to NEP 2020? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार आकलन के लिए अंतर्निहित सिद्धांत क्या होना चाहिए? तो ऑप्टिमाइजिंग लर्निंग एंड डेवलपमेंट फॉर ऑल स्टूडेंट। ओनली अपने आप में नेगेटिव है, रोट मेमोराइजेशन नेगेटिव है, ओनली नेगेटिव है। हमारे पास ऑप्शन सी ही बचता है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लेटेस्ट लेगिस्लेशन पास्ड बाय द इंडियन पार्लियामेंट फॉर पीपल विद डिसेबिलिटी? तो जो डिसेबिलिटी यानी कि दिव्यांग व्यक्तियों के लिए भारतीय संसद में निम्नलिखित में से कौन सा कानून हाल ही में पारित किया गया है? तो निशक्त व्यक्ति समान अवसर अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी अधिनियम। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही है। Which of the following statement regarding proposal made by NEP 2020 is not correct? आपको बताना है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्रस्तावित कथनों में से निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो NEP 2020 proposes shift from formative to summative assessment। ये बात आपकी गलत है, क्योंकि हम लोगों ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति को इतने बार पढ़ा है, इतने सारे उसके क्वेश्चंस देखे हैं, पर हम लोगों ने कहीं भी फॉर्मेटिव और समेटिव असेसमेंट की बात नहीं की है। 360 डिग्री असेसमेंट की बात की गई है, जिसमें हमारा सेल्फ, टीचर और पीयर असेसमेंट है। ऑल राइट, तो ये बेसिक सी छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनको यदि आप याद करके चलेंगे और समझ के चलेंगे तो फिर आप अपना पेपर आराम से क्लियर कर सकते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार अधिगम डैश होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? एक्सपेरिमेंटल होना चाहिए, प्रयोगात्मक होना चाहिए। As per National Education Policy 2020, the form of assessment in school should shift from dash to dash, formative to summative। ठीक है, I mean summative to formative। ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका बिल्कुल सही है। Which of the following pedagogical strategy does नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 प्रपोजेस? निम्न में से कौन सी शिक्षा शास्त्रीय रणनीति राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 द्वारा प्रस्तावित है? इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग, स्टोरी टेलिंग बेस्ड, ठीक है, ड्रिल एंड प्रैक्टिस। ये तो अपने आप में एक नेगेटिव ऑप्शन है, तो आपका ऑप्शन नंबर 1, 2 एंड 4 सही है। ठीक है, Which of the following statement is not correct in the context of holistic 360 degree multidimensional report proposed for assessment of स्टूडेंट इन NEP 2020? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में विद्यार्थियों के आकलन हेतु प्रस्तावित समग्र 360 डिग्री बहुआयामी रिपोर्ट के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? आपको ये बताना कौन सा कथन सही नहीं है। तो इंक्लूड सेल्फ एंड पीर, ठीक है। रिपोर्ट विल इंक्लूड प्रोग्रेसिव एंड स्टूडेंट इन दी कॉग्निटिव इफेक्टिव एंड साइको, ये भी सही बात है। रिपोर्ट विल फोकस ऑन इंडिविजुअल वर्क ऑन दी, बस यही अपने आप में गलत है, क्योंकि NEP 2020 जो है वो बात करता है पीर कोलैबोरेशन की, यानी कि सबके सहपाठियों की, सबको साथ मिलजुल कर पढ़ाने की, इंक्लूसिव एजुकेशन की, समावेशी शिक्षा की, ना कि वर्क ओनली एंड नॉट इंक्लूड ग्रुप वर्क। रिपोर्ट केवल व्यक्तिगत कार्यों पर केंद्रित होगी और सामूहिक कार्यों को शामिल नहीं करेगी। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 प्रपोजेस दैट एजुकेशन शुड बी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 प्रस्तावित करती है कि शिक्षा कैसी होनी चाहिए? तो इंक्वायरी ड्राइवन और डिस्कवरी ओरिएंटेटेड। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग डज NEP 2020 प्रपोजेस इन द कंटेंट ऑफ असेसमेंट? तो आकलन के संदर्भ में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 निम्न में से क्या प्रस्तावित करती है? तो 360 डिग्री मल्टी डायमेंशनल प्रोग्रेस रिपोर्ट कार्ड। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल सही है। NEP 2020 प्रपोजेस पेडोलॉजिकल शिफ्ट फ्रॉम डैश टू डैश, तो रोट लर्निंग टू कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि
जो हमारा एनईपी है वो यही कहता है कि हमें बच्चे को रटने पर आधारित अधिगम नहीं कराना है, हमको उसको अवधारणाएं समझानी है, हमको उसको कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग देनी है। इन केस अगर आपने मेरी इसकी फर्स्ट क्लास देखी तो इसकी थर्ड क्लास आज रहेगी, तो आपको पता होगा मैंने आप लोगों को एक इमेज दिखाई थी जिसमें दिमाग में बल्ब जल रहा है। ऑल राइट, हाँ, तो आप उससे देख सकते हैं कि आपको कॉन्सेप्चुअल चीज़ों को समझने के लिए यहाँ पर कहा गया है। ठीक है, हम लोगों ने 12 क्वेश्चंस लगभग बहुत जल्दी जल्दी कंप्लीट किया, हाँ 5 मिनट्स में कंप्लीट किया। तो अगर आप इतना डेली डेली प्रैक्टिस करते हैं तो आराम से आप अपना पेपर क्लियर कर लेंगे। ओके, थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।